आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डेफिनेशन क्या होता है। अस्थमा एक क्रॉनिक लंग्स डिजीज है इन विच अ पर्सन एयर विल रिस्पॉन्ड इन हाइपर एक्टिव वे टू सर्टेन स्टिमुलाई काउजेज एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग। मतलब अस्थमा एक क्रॉनिक लंग्स डिजीज़ है। हमारे लंग्स का ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि जो हमारा एयरवे होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी स्टिमुलाई जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गया या फिर पॉलन ग्रेन्स वगैरह हमारे जब इंटर करते हैं हमारे लंग्स में, तो उसके वजह से जो एयरवे है वो स्वेल हो जाता है, मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो पतला हो जाता है। तो अगर जो एयरवे है वो पतला हो गया तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसका 3 स्टेप प्रॉब्लम है। इट इज़ 3 स्टेप प्रॉब्लम। सबसे पहले एयरवे में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। कोई भी स्टिमुलाई आएगा तो वो हाइपर रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब जो ब्रोंकस होता है, जब ब्रोंकस में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। फिर आता है काउज ऑफ अस्थमा। अस्थमा किस किस रीज़न से, मतलब किस वजह से अस्थमा होता है। तो एयर पॉल्यूशन के वजह से होगा, डस्ट है तो होगा, एलर्जेंस है किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है या किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है तो कोई तरह का एलर्जेंस है तो होगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे वेदर का मौसम अभी चेंज होते रहता है, तो कभी ठंडा से गर्मी में चले गए, गर्मी से ठंडे में आ गए, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस आएगा तो क्या होगा, अस्थमा का कॉज है ये भी। और वेदर और टेम्परेचर है, जब मौसम ठंडा गर्म होता है तो वो वेदर एंड टेम्परेचर ये भी एक कॉज है। केमिकल इरिटेंट्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से होता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो NSAIDs होते हैं, मतलब जैसे एस्पिरिन वगैरह, या फिर जो हम लोग एनाल्जेसिक खाते हैं ना, पेन किलर वगैरह खाते हैं, कुछ लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। फिर जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब हमारे फैमिली में अगर किसी को है, जैसे हमारे मम्मी पापा को है, तो हमें होने का चांसेस रहता है। फिर ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई। ऑक्यूपेशनल मतलब हुआ कि जैसे हम ऐसे जगह वर्क कर रहे हैं, जैसे जो हमारे लेबर्स होते हैं वो इधर घर वर बनाने में जब धूल, कितना सारा डस्ट उड़ता है, तो उसके वजह से जो ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई है ये भी एक कॉज होता है। फिर टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा का टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला टाइप्स है, ऐसे टोटल 5 टाइप्स है अस्थमा के। सबसे पहला है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है कि वो होगा एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा डस्ट और पॉलन। और इंट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक मतलब होता है इंटरनल फैक्टर, जब किसी इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा हो या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से हो तो वो हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज करने, ज़्यादा रनिंग करने से, स्विमिंग करने से किसी को अस्थमा हो जाता है। फिर आता है नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल मतलब नॉक्टर्नल वर्ड कहीं भी आए तो समझ जाना कि वो नाइट से रिलेटेड है। तो ये नॉक्टर्नल अस्थमा ऐसा होगा कि अस्थमा तो रहेगा लेकिन रात में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वर्स कंडीशन हो जाएगा नाइट में, तो वो होगा नॉक्टर्नल। फिर आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशन मतलब जब हम वही बताइए अभी कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ एरिया में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा धूल वाले इलाके में वर्क कर रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। ब्रीदिंग इन केमिकल्स, फ्यूम्स, गैसेस और डस्ट। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे कैसे हमें ये अस्थमा कॉज करता है। तो सबसे पहले आता है ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर में क्या हुआ, डस्ट या फिर पॉलन ग्रेन्स वगैरह हुए, वो ट्रिगर फैक्टर से उसके बाद क्या हुआ कि एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जो हमारा एयरवे है वो नैरो रहता है, मतलब एयरवे अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो एयरवे इन्फ्लेमेशन है तो उसके वजह से एयरवे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में। तो स्वेलिंग हो जाएगा, उसके बाद ये तीनों रीज़न की वजह से क्या होगा, जो ब्रीदिंग पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत तो आएगी। तो उसके वजह से क्या होगा, वीजिंग मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उन लोग जब सांस लेते हैं तो आप लोग सुनिएगा एक आवाज़ सी आती है सीटी टाइप का थोड़ा, तो वही उसको वीजिंग साउंड बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइन है इसका, अस्थमा का।
फिर कफ होगा, खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट टाइटनेस, ये सारा सिम्टम देखने को मिलेगा। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको हम लोग साइन एंड सिम्टम को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, मतलब हम लोग को कैसे लगेगा कि हाँ इसे अस्थमा है। तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसका रिस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगा, विजिंग साउंड आएगा, वो सीटी वाला साउंड भी मैं बताई। फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको शॉर्ट में हम लोग डिस्निया बोलते हैं। फिर कफिंग होगा, खांसी होगी, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट एकदम टाइट टाइट सा फील होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके बाद साइनोसिस इन लैटर स्टेज, साइनोसिस मतलब होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो हमारा स्किन है वो ब्लू या फिर ग्रे कलर का हो जाता है। जब बहुत सीवियर अस्थमा होगा ना तो उस स्किन का उस पर्सन का स्किन और लिप्स जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसे अस्थमा है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन करके, पहले उसको देख के पता लगाएंगे, उसका फैमिली हिस्ट्री का पता करेंगे कि हाँ आपके मम्मी पापा को या आपके दादा दादी को या नान किसी को भी फैमिली में अस्थमा था या नहीं था, वो प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे हम लोग उसका। फिर स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है, डिवाइस मेजर हाउ मच एयर यू कैन एक्सेल एंड हाउ फोर्सफुली यू कैन ब्रीद आउट, कि आप लोग कितना एयर अंदर ऐसे एक्सेल करते हैं और कितना फोर्सफुली उसको बाहर निकालते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। फिर पल्स ऑक्सीमेट्री है, पल्स ऑक्सीमेट्री तो पता होगा, जो फिंगर में यहाँ पर टिप पे लगाया जाता है और उससे ऑक्सीजन का पता करते हैं कि कितना ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में। फिर चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ऑस्कल्टेशन और ब्रीथ साउंड, ऑस्कल्टेशन कैसे पता करेंगे, स्टेथोस्कोप से, जब डॉक्टर स्टेथो लगा के चेक करते हैं तो वो उससे पता, वो जो व्हीजिंग साउंड आएगी उसमें, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसे अस्थमा है। और जब अस्थमा हो गया उसके बाद हम लोग कैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर को हम लोग बीटा एगोनिस्ट भी कहते हैं, और ये क्या करता है कि वाइड कर देता है हमारे एयरवे को, जो एयरवे पतला हो गया है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, उसको ये वाइड कर देता है, मतलब चौड़ा कर देता है। और स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। इसका एग्जांपल है ब्रोंकोडाइलेटर का एल्ब्यूटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटरॉल, ये ड्रग्स का नेम है, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद आता है जैंथीन डेरिवेटिव्स, जैंथीन डेरिवेटिव्स क्या करता है, स्मूथ मसल्स और ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है, जो स्मूथ मसल्स है ब्रोंक्यूल्स का उसको रिलैक्स कर देता है। इसका एग्जांपल आएगा थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन और अमीनोफाइलिन। उसके बाद आता है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है कि दिस ड्रग इंड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये ड्रग जो है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और म्यूकस के सिक्रेशन को कम कर देता है। इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम, एट्रोपिन सल्फेट, इसको एट्रोपिन सल्फेट का क्या होता है, निमोलाइजर भी होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक, ये इसका एग्जांपल है प्रीडेनिसोलोन, मिथाइल प्रीडोनिसोलोन और ये बेटामेथासोन। फिर आता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये प्रिवेंट करता है ल्यूकोट्राइन के एक्शन को बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और ल्यूकोट्राइन हैव ए की रोल इन इन्फ्लेमेशन, इसका एग्जांपल मॉन्टेलुकास्ट और जैफ्रीलुकास्ट। तो ये जो भी एग्जांपल्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना।